हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह इस चैप्टर में शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र सिक्कों को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के अध्ययन को ही मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु थे भारत के प्राचीनतम राजा पौराणिक मान्यता के अनुसार। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है वायु पुराण में। अब फ्रेंड्स, अभिलेखों से संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें प्रमुख अभिलेख को इस चैप्टर में शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग राजा खारवेल ने खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण इस हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रुद्रदमन ने इसमें अपनी विजय, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है रुद्रदमन के द्वारा। नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख पर गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियां दर्ज हैं। वो सातवाहन राजवंश के थे और इसकी आधारशिला उनकी माँ गौतमी बलश्री ने ही रखा था। नासिक अभिलेख की। प्रयाग स्तंभ लेख। यह गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्र गुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित था। इस लेख में इनके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के। ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख लिखने वाले थे जैन कवि रवि कीर्ति ने इस अभिलेख को लिखा था। पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का वर्णन आपको ऐहोल अभिलेख में मिलेगा। भीतरी स्तंभ लेखन। यह एक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस अभिलेख में गुप्त साम्राज्य पर पुष्पमित्र तथा हूणों के बर्बरता के आक्रमण का संकेत है। इस लेख के अनुसार पुष्पमित्र ने अपना कोष और अपनी सेना बहुत ही बढ़ा ली थी और सम्राट कुमार गुप्त की मरणासन अवस्था में उन्होंने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। यह लेख में दर्ज है। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख पर वर्णित है हूण के राजा मिहिर कुल पर राजा यशोधर्मन की जीत का उल्लेख मंदसौर अभिलेख पर वर्णित है। तो फ्रेंड्स, ये सभी अभिलेख महत्वपूर्ण थे जिसके विषय में आपको जानकारी दी जा चुकी है। चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है विष्णु पुराण। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश से के विषय में जानकारी मिलती है नारद स्मृति में। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहाला नाम से प्रसिद्ध है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना की थी।
पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वह है कथावस्तु। इसमें भगवान महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और उनकी अनेक कथाओं को वर्णित किया गया है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है कथावस्तु। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो हथनौरा नर्मदा घाटी के निकट है हथनौरा। वहाँ से भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा था, जिसका प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम किया था। चोकोलिथिक युग को किसी अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्र पाषाण युग के नाम से चाकोलिथिक युग को जाना जाता है। प्रस्तर युग या पाषाण युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो वह था कुत्ता। पाषाण युग के लोगों के पास या प्रस्तर युग के लोगों के पास घरेलू पशु था। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम निदेशक थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल के युग से प्राप्त हुए हैं मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के साक्ष्य। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है पेबल उपकरण। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पाषाण काल को किन किन अवधि में किन किन कालों में बांटा गया है? तो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल, जिसे 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व में बताया जाता है। मध्य पाषाण काल, जिसे 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व में। नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व में बताया जाता है। इसके अतिरिक्त निम्न पूरा पाषाण काल, जिसे 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पूरा पाषाण काल, इसे 40,000 ईसा पूर्व से 90,000 ईसा पूर्व के मध्य बताया जाता है। अब देखते हैं इन पाषाण कालों में कौन कौन से औजार मुख्य मिले थे, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल में हाथ की कुल्हाड़ी, तक्षणी काटने का औजार मिला था। मध्य पूरा पाषाण काल में काटने वाला औजार फलक, वेधनी, खुरचनी। उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षणी, खुरचनी और भाले की नोक मिले थे। ताम्बवती के नाम से कौन सी संस्कृत प्रसिद्ध है? आहार संस्कृत ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? तो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं बेलन घाटी से प्राप्त औजार। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो महदाह और सराय नाहर राय, यह दोनों ही सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यकालीन स्थल हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल एवं सुतकोटदा, यह सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण मिला है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे कपास के प्राचीनतम साक्ष्य। गौरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो हस्तिनापुर से गौरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक
लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में स्थित है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्गा तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो वह है कालीबंगन, जहाँ हड़प्पा संस्कृति के अलग अलग प्राचीर एक दूसरे में घिरे हुए हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? वह था लोहा। लोहे की प्राप्ति अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों में नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों की विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? तो ग्रिड पद्धति को अपनाया था सिंधु सभ्यता के लोगों ने। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि को ही आधुनिक देवनागरी लिपि का रूप कहते हैं। नीतिसार के रचनाकार कौन है? तो कामंदक नीतिसार के रचनाकार हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त अभिलेख ही सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस पर वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के नाम मिलते हैं। और भारत में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो अशोक के, जो 300 ईसा पूर्व के हैं। D.R. भंडारकर के नाम के विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास निकालने में या लिखने में सफलता प्राप्त की थी। D.R. भंडारकर ने। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? उच्च पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है, तो वह है उत्तर प्रदेश में कोलिडावा। विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य कोलिडावा में माना जाता है। कपड़ों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम, जो कश्मीर में है। यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाते थे। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, धूसर, मृत भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफकाराल कश्मीर में है। यहाँ पर इन सभी चीज़ों का साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्म की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में। यहाँ पर ये सभी सामान मिले हैं, इन सब के साक्ष्य मिले हैं। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो मादहा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर ये सभी साक्ष्य मिले हैं। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में व्यवस्थित हैं। तो संगनकल्लू कर्नाटक में है। यहाँ पर राख के टीले प्राप्त हुए हैं। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पिकलीहल कर्नाटक में। यहाँ पर राख के ढेर और निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मधुमक्खी की छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृत भांड के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? चोबनी मांडो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर ये सभी के साक्ष्य मिले हैं। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों व चित्रित मृत भांड प्राप्त हुए हैं। सरुतारू असम में है। यहाँ पर यह सभी साक्ष्य मिले हैं। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। यह चिरांद बिहार में मिले हैं। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दाओजली असम में स्थित है। वहाँ कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है लोथल को। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसे लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो सेल खड़ी से प्राप्त हुए हैं भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जिसमें मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, हड़प्पा तथा कोट दीजी यह इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। तो चलिए इसके विषय में एक जानकारी हम लेते हैं।
तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगरी कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी उत्पादन और धर्म के कार्य में संलग्न था। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया और वह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा और जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। यह हड़प्पा की जानकारी थी। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो में। इसका सिंधी भाषा का अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी और मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। बृहद स्नानघर मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। तांबे तथा टिन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे और मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो द्रवी मोम विधि द्वारा बनाई गई है। यह जानकारी फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो की। अब देखते हैं चनहुंदड़ो। यह नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज हुई थी 1934 में गोपाल मजूमदार ने की थी। 1935 में अर्नेस्ट मैक के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई। चनहुंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चनहुंदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृत झूकर झांकर के अवशेष मिले हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखना। झूकर झांगर यह मिला है चनहुंदड़ो के पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृत के। यहाँ एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैक ने यहाँ से मनक्का बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की थी। यह जानकारी है चनहुंदड़ो की। अब लेते हैं लोथल में। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगांव वाला ग्राम के समीप भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने 1955 में की थी। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल में नगर के दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी लोथल की। अब देखते हैं राखी गढ़ी। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिसके नष्ट हो जाने का खतरा बना हुआ है। अब देखते हैं कालीबंगा। यह राजस्थान की गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज 1951 में कमलानंद घोष द्वारा की गई थी तथा 1961 में VV लाल और BK थापर ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ है और यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित यह पुरातन स्थल की खोज 1973 में RS बिष्ट ने की थी बनावली की। तो फ्रेंड्स, यह थी सभी प्राचीन इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह विषय आपको कैसा लगा तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।